जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैथ को हमें कैसे पढ़ना चाहिए और एग्जाम में मैथ को कैसे सॉल्व करें ताकि हम मैथ के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और मैथ में कम टाइम लगे। मैथ की वजह से ऐसा ना हो कि आपका जो पूरा पेपर ही आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओ। इन सब चीज़ों पर हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की प्रैक्टिस करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है आपका नॉट फुल्ली डिपेंड ऑन ट्रिक्स, मतलब आपको पूरी तरह ट्रिक्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको ट्रिक्स के साथ साथ आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप पूरी तरह ट्रिक्स पर डिपेंड होते हो तो लगभग आपके 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जो ट्रिक से सॉल्व नहीं होते हैं। तो जो क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व नहीं होते हैं उनमें आपका टाइम की खपत ज़्यादा होती है और आपको टाइम भी मैनेजमेंट आपका सही से नहीं हो पाता है। तो आपको ट्रिक के साथ साथ बेसिक तरीका भी पता होना चाहिए। बेसिक से क्या होगा कि जो आपके 5 से 7 क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जो बेसिक है वो भी पता चल जाएगा। तो आपको जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसका बेसिक पता होना चाहिए, आपको पूरी तरह ट्रिक्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका यूज योर बेसिक कैलकुलेट मेथड, मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको जो आपके बेसिक कैलकुलेट मेथड है उससे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे आप नॉर्मली करते आए हो। जैसे आप 78 64 को कैसे कैलकुलेट करते हो, सबसे पहले 4 को 8 से गुना करते हो, उसके बाद 4 को 7 से, इस तरह आप जो मल्टीप्लाई करते हो तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं जैसे यूट्यूब वगैरह से या फिर कोचिंग वगैरह से जो ट्रिक्स है उनको सीख लेते हैं। जैसे 99 को 88 से कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके लिए अलग से ट्रिक सीख लेंगे। उसके बाद 55 को 75 से कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके लिए अलग ट्रिक सीख लेंगे। उसके बाद 999 को 875 से कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके लिए अलग ट्रिक सीख लेंगे। इसका नुकसान क्या होगा कि आपको एक तो काफ़ी सारी ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी, उसके बाद जब आप एग्जाम में बैठते हो तो ये ट्रिक्स आपको याद भी नहीं रहती है। और आप जब मैं सॉल्व करते हो तो आप जो आपका बेसिक कैलकुलेट मेथड है जिससे आप सॉल्व करते हुए आए हो आप उसी से ही सॉल्व करते हो, तो आपका फिर जो वहाँ पे टाइम का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप जो आपके बेसिक कैलकुलेट के जो मेथड है उसी से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको एग्जाम में टाइम भी कम लगेगा और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छी हो जाती है। तो आपको अपना जो बेसिक कैलकुलेट मेथड है उसी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद है आपका नो बेसिक मेथड ऑफ एवरी क्वेश्चन, मतलब आपको जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसका जो बेसिक मेथड है वो आना ही आना चाहिए। अगर आपको जो सिर्फ ट्रिक्स आती है और जो बेसिक मेथड नहीं आते हैं तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से सॉल्व नहीं होते, तो वो उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आपके मैथ में भी कम नंबर आएंगे। तो इसलिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन का बेसिक पता होना चाहिए ताकि कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस ऑन मिक्सअप मेथड, मतलब आपको जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो मिक्सअप मेथड से करनी चाहिए। जैसे अभी आप प्रैक्टिस कैसे करते हो, जैसे आपने आज टाइम एंड वर्क के 50 60 70 जितने भी आपने क्वेश्चन है वो करने थे वो कर लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट डे आप मान के चलिए स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। उसके बाद आप इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तीसरे दिन 50 60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जितने भी होंगे। उसके बाद आप परसेंटेज के, उसके बाद अलजेब्रा के। तो जब ऐसे आप सॉल्व करते जाते हो तो अब जब आप 1 महीने बाद देखते हो जब आपका लास्ट टॉपिक चल रहा होता है तो आप टाइम एंड वर्क को भूलना स्टार्ट कर देते हो, जो स्पीड एंड डिस्टेंस है उसे भूलना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद इंटरेस्ट है उसे भूलना स्टार्ट कर देते हो। फिर जब आप टाइम एंड वर्क को दोबारा से पढ़ते हो तब आप जो लास्ट के टॉपिक है उनको भूलना स्टार्ट कर देते हो। तो इस तरह जो आपकी जो भूलने की जो प्रॉब्लम आती है और जो आपका मैथ में जो कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलप नहीं हो पाता है। तो आपको इस तरह प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस का सबसे ख़राब मेथड है मैथ प्रैक्टिस का। आपको मैथ कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे मान के चलिए आपके टोटल 20 टॉपिक है पूरी मैथ के, तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी कैपेसिटी है आप एक दिन में सिर्फ 100 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व कर सकते हो। तो आपको प्रत्येक टॉपिक के 20 जो 5 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने चाहिए। टाइम एंड वर्क के 5 क्वेश्चन, उसके बाद आपको इंटरेस्ट के 5 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 5 क्वेश्चन, ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 5 क्वेश्चन। इस तरह आपको जो प्रत्येक टॉपिक है उसके 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप 100 क्वेश्चन डेली के सॉल्व करोगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप एक तो बोर नहीं होगे, क्योंकि जब आप एक ही टॉपिक के 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके बाद आप बोर होने लगते हो। लेकिन जब आप अलग अलग जो टॉपिक है उनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छी होगी, क्योंकि आपको जो प्रत्येक टॉपिक है वो आप डेली रिवाइज करोगे।
तो डेली आपकी जो पूरी मैथ है, एक बार आप पूरी मैथ को डेली रिवाइज करोगे तो आपने 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी आप कभी देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप टाइम एंड वर्क को भूल चुके हो या जो स्पीड एंड डिस्टेंस है उसे भूल चुके हो, मेंसुरेशन को भूल चुके हो। ऐसा आपको कभी भी नहीं लगेगा। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो आपको मिक्सअप मेथड से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको डेली, अगर आपकी जो 200 क्वेश्चन डेली करने की कैपेसिटी है तो प्रत्येक जो टॉपिक है उससे आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह आपको जो प्रत्येक टॉपिक से आपको डेली क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपको जब भी कभी आपके एग्जाम लगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं हो कि आपको टाइम एंड वर्क कमज़ोर है या आपका मेंसुरेशन कमज़ोर है या आपका कोई और टॉपिक कमज़ोर है। जब आप इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो मैथ में कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलप होगा और आपके जो मैथ है उसमें नंबर भी अच्छे आएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी बनी रहेगी। उसके बाद मैथ सीखने का जो तरीका है वो है प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। मतलब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी जो मैथ है उतनी ही अच्छी होती जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको एक ही बुक पढ़नी है। आप क्या करते हो, एक बुक ले आए, उसके बाद आपने ये बुक पूरी नहीं पढ़ी, उससे पहले किसी ने बोल दिया यार बुक काफ़ी अच्छी है, आप उस बुक को ले आए तो आप उस पर पढ़ना स्टार्ट कर दिए। किसी ने बोला तीसरी बुक ले आए, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिए। 4 बुक लिया है, 5 बुक लिया है, इस तरह आप काफ़ी सारी बुक ले आते हो, किसी बुक को आप पूरा नहीं पढ़ पाते हो, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आती है। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके जो प्रैक्टिस है वो किसी भी क्वेश्चन पे अच्छी, आपकी जो पकड़ है वो नहीं बन पाती और आप क्वेश्चन भूलते जाते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैटर कम रखना है। आप सफिशिएंट मैटर रखिए। कोई भी एक बुक ले आइए, आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं या कहीं से भी आपने नोट्स का जुगाड़ किया है तो उन नोट्सों पे ही आपको काम करना है। आपको बार बार उन्हीं नोट्सों को पढ़ना है। कम से कम 6-7 बार जब आप एक ही नोट्स को पढ़ोगे उसके बाद कोई भी नई बुक या जो नए क्वेश्चन है उनकी तरफ फोकस कीजिए। लेकिन पहले आप जो आपके पास जो भी नोट्स है या बुक है उसको 6 से 7 बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप 6 से 7 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद जो मैथ है उसमें कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और आपको मटेरियल कम से कम रखना है, उसी पे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, आपकी जो मैथ है वो अच्छी हो जाएगी। तो आपको, अगर आप इस तरह मैथ की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो मैथ वो अच्छी हो जाएगी और आपके जो नंबर है वो भी बहुत शानदार आएंगे। अब हम देखेंगे जब आप एग्जाम में मैथ सॉल्व करते हो तो आपको किस तरह मैथ सॉल्व करनी चाहिए। जब आप पेपर देने जाते हो तो आपके जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले आपका जीके आ गया, मैथ आ गया, फिर साइंस का आ गया, फिर मैथ का आ गया, फिर रीजनिंग का आ गया, फिर जीके आ गया। इस तरह मतलब आपके मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पूरा जो जब प्रैक्टिस करते हो तो आप ये डिसाइड कीजिए आपको 3 राउंड में पेपर सॉल्व करना है। जैसे मान के चलिए आपको टोटल टाइम 60 मिनट का है। पहले राउंड में आपको 40 मिनट में पूरा पेपर एक बार पढ़ लेना है, यानी पूरा पेपर आपका एक बार सॉल्व हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका बचेगा दूसरा राउंड, उसमें आपको 15 मिनट देने हैं। 15 मिनट में आपका दूसरा राउंड और लास्ट के जो 5 मिनट है उसमें आपको तीसरा राउंड देना है। अगर आप इस तरह दोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वरना क्या होता है कि लास्ट में आपके जो सरल क्वेश्चन वो छूट जाते हैं। काफ़ी जो कैंडिडेट वो स्मार्ट बनने के चक्कर में लास्ट से स्टार्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि लास्ट में क्वेश्चन सरल आते हैं और स्टार्टिंग में टफ आते हैं। तो लास्ट कभी कभी क्या होता है कि लास्ट में क्वेश्चन टफ आ जाते हैं और स्टार्टिंग में सरल आ जाते हैं। वो लास्ट में टफ ही क्वेश्चन है उनमें फंस के रह जाते हैं और जो स्टार्टिंग के जो सिंपल क्वेश्चन थे वो छूट जाते हैं। तो इस तरह जो टफ सरल जो क्वेश्चन है वो आपके स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं। तो आपको लास्ट से स्टार्ट कीजिए या स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको देखना है कि जो पहला राउंड है उसमें 40 मिनट, दूसरे राउंड में 15 मिनट और तीसरे राउंड में 5 मिनट। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है उसको आप सॉल्व कीजिए, जो आपसे सॉल्व नहीं होता है एक बार देखने पर आपको क्वेश्चन को पता लग जाएगा कि आपको सॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आप उसे छोड़िए और आगे बढ़िए। उसके बाद जब आप 40 मिनट में आप एक बार सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास कम से कम मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन बच जाते हैं जो सॉल्व करने के लिए। उसे आपको सेकंड राउंड में देखना है जिसमें आपका 15 मिनट का आपके पास टाइम बचा हुआ है। इसमें से भी आप मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। उसके बाद आपके पास 8-9 क्वेश्चन बच जाते हैं। जो लास्ट में आपके पास 5 मिनट बचता है, इसमें आप जितने भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं 8 में से वो आप सॉल्व कीजिए। अगर आप इस तरह सॉल्व करोगे तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इस तरह सॉल्व नहीं करोगे तो आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। आपके जो क्वेश्चन है वो छूटने ही छूटने, क्योंकि जो कंपटीशन है उसमें नॉलेज का खेल नहीं है। सबको पता है, सारे क्वेश्चन सबको आते हैं। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसे क्वेश्चन नहीं आते। खेल किसका है? टाइम का। जो टाइम को अच्छी तरह मैनेजमेंट कर लेगा वो पास हो जाएगा, जो टाइम का अच्छी तरह मैनेजमेंट नहीं करेगा वो
उसके कम नंबर आएंगे और वो फेल भी हो सकता है। तो इस तरह आपको जो टाइम का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम कुछ ट्रिक्स के बारे में देखते हैं जो आपको अगर आप मैथ में अप्लाई करोगे तो आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। कभी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मान के चलिए आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया, लास्ट में क्या हुआ कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो लगभग आपको कितनी भी आपकी स्पीड है, आपको 30 से 40 सेकंड आपके लग ही जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह आपको सॉल्व इसको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो अपने ऑप्शन है वो देखने हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ देखिए कि इसमें जो लास्ट का अंक है वो सब में अलग है, तो क्यों ना हम सिर्फ लास्ट के अंक को ही चेक करें, पूरे को हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप लास्ट के 6 और लास्ट के 8 को मल्टीप्लाई करोगे जब कितना आएगा 48, मतलब लास्ट में कितना आया 8। तो जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 8 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमें किसी और आंसर को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमें इस पूरे जो मल्टीप्लाई है उसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस तरह सॉल्व करोगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम बचेगा। आपको सिर्फ लास्ट के जो अंक है उसे सॉल्व करना है, बाद में क्या अंक आएगा इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी कैंडिडेट का सवाल होता है, मान के चलिए लास्ट के ये अंक है ये 2 में सेम हो गए, तो जैसे नीचे वाले में 8 इसमें भी आ रहा है, 8 इसमें भी आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, तो अब इसमें ये दोनों जब 8 इन दोनों में आ रहा तो हमने पहले को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 48, मतलब 8। तो आंसर आपका या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये तो आपका कट गया। अब आपको क्या करना है, इसमें दूसरा अंक देखना है। दूसरा अंक दोनों में डिफरेंस है, मतलब दूसरे अंक को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ इन दो को देखना है, 76 और 78। तो आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आप एक को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 48, तो 8, उसके बाद कैरी आके आपकी 4। अब आपको जो 2 को मल्टीप्लाई करना है, ये आपका 8, ये 4। अब इन 2 को देखना है आपको, तो क्या करना रहेगा, अंदर वालों को अंदर वालों से गुना और बाहर वालों को बाहर वालों से गुना। यानी 7 को आपने 6 से गुना किया, कितना आया 42, और 8 को 7 से गुना किया 56, कितना हो गया 8 और 9 98। जो कैरी 4 थी वो आपने मल्टीप्लाई जो आया वो आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो कितना आ गया 102। तो 102 का 2 यहाँ आ जाएगा, कितना आया 28 किस में लास्ट में, इसमें। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको क्या करना रहेगा, अगर आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है तो अंदर वालों को अंदर वालों से और बाहर वालों को बाहर वालों से। अगर आपको मान के चलिए कोई बोलेगा नहीं हमारे तो तीसरा अंक भी सेम है, जो दूसरा अंक भी हमारा सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तब हम क्या करें, तब हमको 3 चेक करने रहेंगे। तो 3 भी कैसे चेक करने, अंदर वालों को अंदर वालों से, बाहर वालों को बाहर वालों से, बाहर वालों को बाहर वालों से। इस तरह आप मल्टीप्लाई कीजिए और आप ऐड कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पहले अंक करना है, तो 8 आ गया, फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। अब आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका कैरी आया उसे ऐड कीजिए और आप इसके आगे लिख दीजिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप चेक करो, अब कोई बोले 4 5 ये सब सेम हो गए, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इस तरह जो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जो आपका पहला जो अंक है उसे देखने पर ही आपका जो आंसर है वो आ जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें सिर्फ 2 अंकों को देखने के बाद आपका आंसर मिल जाता है, तो हम इस पूरे को मल्टीप्लाई क्यों करें। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका काफ़ी सारा टाइम भी बचेगा। अब हम आगे और चीज़ देखते हैं। अगर आपको टाइम बचाना है तो कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी, मैथ में भी आपको याद करना पड़ेगा कुछ चीज़ें, ताकि आपका जो टाइम है वो कम खर्च हो। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 50 का आप 87% निकालिए, तो आप कितनी देर में निकालोगे, आपको लगभग कम से कम 30 से 40 सेकंड आपका टाइम मान लीजिए, अगर आप 50 का 87% निकालोगे तो। अगर अब मैं बोलूँ कि आपको 50 का 87% नहीं निकालना है, आपको 87 का 50% निकालना है, तो आप आसानी से 87 का हाफ कर दोगे, जबकि बात दोनों की सेम है, इसकी और इसकी, बस हमने इसको पलट दिया, 87 इधर था ये 50 इधर था, 87 50, बात तो वही है, आपको इसका हाफ कर देंगे, आप 87 का हाफ कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप 50 का 87% निकालने बैठोगे तो आपका 1 मिनट भी खर्च हो सकता है। इस तरह की जो चीज़ है उनको आप देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस तरह जो चीज़ों पर अगर ध्यान दोगे तो आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा। उसके बाद आप मान के चलिए आपसे बोले 66 है, उसका आपको 33.33 यानी 33.33% आपको निकालना है।
आप कैसे निकालोगे? आप इसमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगा दोगे, तब जाके आपका इसमें आंसर आएगा। लेकिन आपको अगर आपसे बोल दिया जाए कि 66 का 1/3 निकालिए, आप तुरंत बोल दोगे 22। आपको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। अब इसका भी आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 22 के आसपास ही आपका जो आंसर है वो आएगा। इसको सॉल्व करोगे तब भी 22 आएगा। तो जो इस तरह की चीज़ें, और ये जो 33.33 है, ये काफ़ी सारी जो कैलकुलेशन आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेगी, काफ़ी सारी में आपको इस तरह देखने को मिलेगा। तो आप इसका जो परसेंटेज क्यों निकाले, आप डायरेक्ट ही 1/3 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे 33.33 का 1/3 याद कर लिया, 66.67 का 2/3 याद कर लिया। इस तरह अगर आप याद करोगे तो आप आसानी से जो टाइम है उसको आप बचा पाओगे, और यही जो चीज़ें हैं जिनमें आपका टाइम बचता है। अब हम और देखते हैं। कभी मान के चलिए आपको अप्रॉक्स वैल्यू पर कैसे ध्यान देना है। जैसे इस तरह का आपको मल्टीप्लाई करना आ गया, 90.55 गुना 23.67, आप इसमें कितना टाइम लगाओगे? कम से कम 1 से 1.5 मिनट। आप जैसे सारी चीज़ें आप या तो आप उस मेथड से कर सकते हो जो हमने पहले देखा था, आप लास्ट के मल्टीप्लाई कर ली, तो 7 गुना 5 75, तो सब में 5 आ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम। अगर आप 2 को भी मल्टीप्लाई करोगे तो सब में ये आ रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि इसको हम विदिन 10 सेकंड में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको अप्रॉक्स वैल्यू से भी निकालनी पड़ेगी। अब आप इसमें देखिए काफ़ी सारा इनके आपस में अंतर देखने को मिल रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसको मैं 20 कर दूँ, 19.55, और इसको मैं 23 कर दूँ। आप इसे कितनी देर में सॉल्व कर सकते हो? 460 के आसपास आपका कौन सा आंसर है? ए। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो आपकी अप्रॉक्स वैल्यू है, इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कम से कम 2 मिनट आपका चला जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देखिए। लेकिन अगर आप 20 × 23 करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? 460। ये आपका टाइम, ये आपका आंसर आ गया। आपको कितना मुश्किल से 5 सेकंड भी आपका टाइम नहीं लगा। तो इस तरह आप सॉल्व करिए तो भी आप अपना जो टाइम है उसे बचा सकते हैं। बस आपको टाइम बचाना आना चाहिए। इन जो चीज़ें हैं इनमें जब कभी भी आप मॉक टेस्ट अप्लाई करते हो या मॉक टेस्ट देते हो तो इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद आप देखना आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इसके बाद भी अगर आपको मैथ से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।